आज के ऑनलाइन कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लेंगे मापन और मात्रा भाग 8। ये हमारा जो भाग बन रहा है उसमें भाग 8 है ये। और इस भाग में हम विशेष रूप से विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग का अध्ययन करेंगे। इससे पहले जो लिए थे भाग 7 उसमें हम एक जो अनुप्रयोग है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब उससे आगे शुरू करते हैं। तब आज के लिए पहला अनुप्रयोग आएगा विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना, अर्थात एक जो भौतिक राशि है अन्य भौतिक राशियों से किस प्रकार संबंधित रहता है उसमें स्थापित करना है। तो इसको हम उदाहरण से लेकर देखते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। किसी सरल लोलक का आवर्तकाल उसकी प्रभावी लंबाई तथा गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करती है। विमी विधि, इसमें ध्यान रख रही है, विमी विधि से सरल लोलक के आवर्तकाल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए या आवर्तकाल के व्यंजक ज्ञात कीजिए। मतलब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक सरल लोलक है, उसका जो आवर्तकाल है वह उसकी प्रभावी लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण इन दोनों पर निर्भर करती है। तब क्या करना है, सूत्र निकालना है इसके लिए। तब हम स्टार्ट करते हैं हल करने के लिए। तब मान लो जो आवर्तकाल टी है वो क्या होती है, एल और जी पर निर्भर करती है। अर्थात हम क्या लिए, टी को आवर्तकाल ले लिए, एल को प्रभावी लंबाई और जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। तब निर्भरता है, इसीलिए हम क्या लेते हैं, अनुक्रमणुपाती लेते हैं। और किस प्रकार निर्भर कर रही है, इसीलिए इस पर घातांक लगाते हैं ए और बी। तब इस तरह से हमें क्या मिल गया, टी अनुक्रमणुपाती एल की घात ए जी की घात बी, जहां टी आवर्तकाल, एल प्रभावी लंबाई और जी गुरुत्वीय त्वरण है। और यहाँ पर ए और जो बी है वह क्या है, यहाँ पर घातांक है। ए और बी क्या है, यहाँ पर घातांक है। अब जो इसको बराबर में बदलेंगे तो जो अनुक्रमणुपाती रहता है उसके बगल में क्या लिखते हैं, के। तो ये अनुक्रमणुपाती नियतांक डालने पर क्या हो जाती है, जो अनुक्रमणुपाती का चिन्ह है वो बराबर में बदल जाता है। इस तरह से इसको ध्यान में रखोगे। तब इस तरह से टी बराबर क्या हो गया, के एल की घात ए जी की घात बी। अब इसको हम समीकरण पहला मान लेते हैं, जहाँ के क्या है, विमाहीन अनुपातिक नियतांक है। अब यहाँ पर जितने भी भौतिक राशियां हैं उसका हम क्या लेते हैं, विमाएं लेते हैं। तो पहले टी की विमा को लिखेंगे। तो टी की विमाएं क्या होती है, टी क्या है, आवर्तकाल है, इसीलिए एक समय है, इसीलिए इसको टी लिखते हैं। एल क्या है, प्रभावी लंबाई मतलब लंबाई है, तो एल की विमा क्या हो जाएगी, कैपिटल ए। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण अर्थात त्वरण है, इसीलिए जी की विमा क्या होगा, एल टी माइनस 2। इस तरह से तीनों राशियों को हम क्या लिख लिए, विमाएं लिख लिए। अब इन जो विमा है इसको हम किस पे रखते हैं, समीकरण एक। यहाँ पर जो समीकरण एक दिया गया है इस पे हम रखते हैं। इस पे रखेंगे तब क्या होगा, टी की विमा टी रख दिए, बराबर को बराबर रख दिए, के विमा राशि है इसीलिए इसको जो को त्यों रहने दिए। और उसके बाद एल, तो ये की विमा एल है और इसके ऊपर घात ए लगा है, इसीलिए यहाँ पर घात ए लगा देते हैं। अब जी क्या, तो जी की विमा को लिख देते हैं एल टी माइनस 2 और इसके ऊपर घात बी लगा है, इसीलिए यहाँ पर घात भी लगा दिए। अब इसको हल करेंगे तब क्या हो जाएगा, ये एल की घात इसमें ए आ जाएगा, इसमें एल की घात बी। तो फाइनली क्या मिलेगा, एल की घात ए प्लस बी और टी की घात, चूंकि यहाँ पर टी नहीं है इसीलिए टी की घात यहाँ पर गुणा करने पर मिल जाएगा माइनस 2b। अब इसको आगे स्टेप पे हम क्या करते हैं, सिंपल टी दिया है तब यहाँ पर m और l की घात 0 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर m की घात 0, l की घात 0 लिख लिए। और t बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी m नहीं है इसीलिए m की घात 0 लगा दिए और l की घात a प्लस b और t की घात माइनस 2b। तो इस तरह से एक समीकरण मिल गया। अब आगे हम लेते हैं समागमता के जो सिद्धांत होती है उस सिद्धांत से हम जानते हैं कि दोनों पक्षों की जो विमाएं होती है अर्थात जो घातांक है वो बराबर होती है अर्थात समान होती है। अब हम जैसे समागमता के सिद्धांत से लेंगे तो हमारे पास जो ये सूत्र मिला है m0 l0 t इक्वल टू m0 l a b t की घात माइनस b। तो इसमें हम अगर m की तुलना करेंगे तो 0 बराबर 0 है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन l की घात का तुलना करेंगे तब यहाँ पर l की घात 0 है और यहाँ पर l की घात a प्लस b है, इसीलिए l की विमाओं की तुलना करने पर
क्या मिल जाएगा, a प्लस बी बराबर 0। इसको हम समीकरण 2 ले लेते हैं। अब उसी तरह से t की विमाओं की तुलना करने के लिए हम फिर से इस समीकरण को देखते हैं। यहाँ पर t की घात क्या है, 1 है। यहाँ पर t की घात क्या है, -2b है। तो -2b बराबर क्या मिल जाएगा, 1। इसीलिए हम लिखेंगे t की विमाओं की तुलना करने पर -2b = 1। तब इसको हल करेंगे तब मिलेगा b बराबर -1/2। अब इस b के मान को हम किस में रखना है, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में यहाँ पर रखोगे, इस b की जगह -1/2 रखोगे, इसको 75 कर देंगे तो +1/2 आ जाएगा, अर्थात a बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। इसीलिए b का मान समीकरण 2 में रखने पर a बराबर मिलेगा 1/2। इस तरह से हमें a और b दोनों का मान प्राप्त हो गया। a और b का मान प्राप्त हो जाता है, तब a और b के मान को हम किस में रखते हैं, समीकरण 1 में। दिख रहा है t बराबर k l की घात a g की घात b। तब इस समीकरण में हम a और b के मान को रखेंगे। तब a और b के मान को रखते हैं तब क्या मिल जाता है, t बराबर k l की घात 1/2 और g की घात ऋण 1/2। तब इसको हल करेंगे तब ये ऋण घात में आए, इसीलिए इसको हम नीचे लिखते हैं। तो आ जाएगा t बराबर k l की घात 1/2 बटा g की घात 1/2। और चूंकि 1/2 है जिसको हम वर्गमूल मानते हैं, इसीलिए t बराबर हो जाएगा k √ l की घात 1/2। तो ये 1/2 नहीं रहेगा क्योंकि वर्गमूल लगा दिए, तब यह हो जाएगा 1/2 न रखकर t बराबर हो जाएगा √l/g। और यही क्या है, व्यंजक है। आगे हम अगला प्रयोग में लेते हैं, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में परिवर्तित करना। मान लो आपको एमकेएस पद्धति में किसी भौतिक राशि का मात्रक दिया गया है, उसको सीजीएस पद्धति में कैसे बदले, उसके लिए है ये। तब इसमें हम लेते हैं, माना किसी भौतिक राशि का जो विमी सूत्र है, तब उसको हम क्या लिख सकते हैं, m की घात a l की घात b और समय t की घात c। इस तरह से हम उसको विमी सूत्र देते हैं। अब यहाँ पर लेते हैं, मान लो जो पहली पद्धति है उसमें जो मूल मात्रक है वो क्या है, m1 है, l1 है और t1। ठीक इसी तरह से जो दूसरी पद्धति है उसमें उसी भौतिक राशि का जो मूल मात्रक है वो क्या है, m2 l2 t2 है। तो इस तरह से हम पद्धति के लिए मात्रक ले लिए ये। अब यहाँ पर देखते हैं जो हम भौतिक राशि लिए हैं, तो पहली भौतिक राशि जो भौतिक राशि है यहाँ पर, तो पहली पद्धति में उसका जो संख्यात्मक मान है वह n1 आता है और दूसरी पद्धति में जो संख्यात्मक मान आता है उस भौतिक राशि का वो आता है n2। तब हम पहली पद्धति में भौतिक राशि का जो परिमाण है, पूरा मान है, उसको हम q लेंगे। तो q बराबर क्या हो जाएगा, n1 m1 की घात a l1 की घात b और t1 की घात c। इस तरह से होगा, क्योंकि आप लोग जानते हो कि किसी भी भौतिक राशि की परिमाणात्मक ज्ञान के लिए संख्यात्मक मान और मात्रा की जरूरत पड़ती है। तब इस तरह से इन दोनों का गुणनफल होगा। ठीक इसी तरह से दूसरी पद्धति में जो उसी भौतिक राशि है और उसका जो परिमाण आएगा उसको भी हम q भी लिखेंगे, क्योंकि भौतिक राशि वही है, उसी का परिमाण है तो q रहेगा। लेकिन यहाँ पर संख्यात्मक मान n2 हो जाएगा और जो मात्रक है वह m2 की घात a l2 की घात b और t2 की घात c होगी। अतः हम क्या करते हैं, चूंकि दोनों एक ही भौतिक राशि का परिमाण है इसीलिए इन दोनों को बराबर करते हैं। तो दोनों को यहाँ पर बराबर कर दो तो क्या आएगा, n1 और इसका जो मात्रक आ जाएगा m1 की घात a l1 की घात b और t1 की घात c बराबर क्या आ जाएगा, n2 m2 की घात a l2 की घात b और t2 की घात c आएगा। अब इसमें हमें n2 चाहिए, संख्यात्मक मान चाहिए, तो n2 है तो इसीलिए इस पूरे राशि को हम पक्षांतर करेंगे इधर पक्षांतर करेंगे तब क्या होगा, m के नीचे n को लिखते हैं, l के नीचे l को और t के नीचे t को लिखते हैं। चूंकि घात इसमें भी है इसमें भी a है, इसीलिए हमारा सूत्र बन जाता है n2 बराबर क्या होता है, n1 m1 बटे m2 की घात a इंटू l1 l2 की घात b और फिर आ जाएगा t1 बटे t2 की घात c। इस तरह से हम इस सूत्र की सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदल सकते हैं।
इसको आगे लेते हैं। अब उदाहरण में लेकर चलते हैं। मान लो हमें क्या है, प्रश्न दिया गया है एमकेएस पद्धति में कार्य के मात्रक जूल को सीजीएस पद्धति में कार्य के मात्रक अर्घ में परिवर्तित कीजिए। ये क्या है, एक प्रश्न है, इसको हम उदाहरण के रूप में ले रहे हैं। तब हम इसको हल कैसे करेंगे, तब इसके लिए है पहले हम कार्य का विमीय सूत्र लेंगे। तो कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है, एम एल का वर्ग टी की घात ऋण 2, ये विमीय सूत्र हो गया। तब हम इस सूत्र के हिसाब से अगर देखें तब यहाँ पर क्या है, ए का मान 1 है, बी का मान 2 है और सी का मान ऋण 2 है। इसीलिए तुलना करके हम लिख सकते हैं ए बराबर 1, बी बराबर 2 और सी बराबर ऋण 2। अब आगे यहाँ पर देखते हैं m1 m2 बराबर क्या हो गया। तो m1 क्या है, एमकेएस पद्धति का मात्रक है, इसी इसको किलोग्राम लेंगे। m2 क्या है, सीजीएस पद्धति का है, इसीलिए ग्राम लेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। ये ग्राम का हम कट जाता है और तब मिलेगा कितना, 10 की घात 3। उसी तरह से L1/L2 लेंगे, तब क्या हो गया, 1 मीटर लेंगे और L2 क्या होगा, सीजीएस पद्धति का है तो 1 सेंटीमीटर होगा। इसीलिए 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तब कितना आएगा, 100 सेंटीमीटर। तब ये सेंटीमीटर कट गया तो मिला कितना, 10 का वर्ग। अब यहाँ पर T1/T2 लेंगे तब दोनों पद्धति अर्थात एमकेएस पद्धति या सीजीएस पद्धति दोनों में जो मात्रा है वो सेकेंड है, इसीलिए 1 सेकेंड लिखेंगे तो फाइनली मिलता है 1। अब हमारा जो सूत्र होता है, मूल सूत्र परिवर्तित करने के लिए यहीं पर है। तो N2 बराबर क्या होता है, N1 m1/m2 की घात a, L1/L2 की घात b और T1/T2 की घात c। तब इस मान में रखेंगे तब N2 बराबर N1 इंटू क्या मिलेगा, तो इसके मान को रख दो 10 की घात 3। M1/M2 का मान क्या मिला है, 10 की घात 3। इस पर घात क्या हो गया, क्योंकि इसीलिए a का मान यहाँ पर रखेंगे। तो a का मान हम पहले निकाल चुके हैं, क्या होता है 1। इस तरह से इस पर घात 1 लगाना है, इसको नहीं भूलना है। इसी तरह से L1 L2 का मान क्या दिया है, 10 का वर्ग, लेकिन यहाँ पर घात भी लगा है, जबकि b का मान यहाँ पर क्या है 2, इसीलिए इस पर घात 2 लगाएंगे। और यहाँ पर इन दोनों का अनुपात अर्थात T1/T2 का मान 1 आया है, तो 1 रख दोगे और c का मान यहाँ से क्या आएंगे, ऋण 2। तो यहाँ पर घात ऋण 2 लिख दिए। अब इसको हल कैसे करना है, तो घातांक का नियम है, तो थोड़ा सा गणित जानना जरूरी है फिजिक्स पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर अगर हल करें तो 3 एकम 3, इसकी घात 3 हो गया, यहाँ पर 2 2 में 4, 10 की घात 4 हो गया। और 1 पर जितना भी घात लगाओ क्या होता है, 1 ही आता है, तो ये गुणा 1 हो गया। तो 10 की घात 3, 10 की घात 4, कुल कितना हो गया, 10 की घात 7। इसीलिए आएगा N2 बराबर आएगा N1 गुणित 10 की घात 7। ये संबंध हमें मिल गया। अब चूंकि हम जैसे पहले मान चुके हैं N1 क्या है, एमकेएस पद्धति का संख्यात्मक मान है और N2 क्या है, सीजीएस पद्धति का संख्यात्मक मान है। अब इसमें हम क्या लेते हैं, अगर N1 बराबर 1 जूल लें, चूंकि जूल को बदलने के लिए कहा गया है, इसीलिए N1 बराबर क्या लेंगे, 1 जूल लेंगे। तब N2 का मान यहाँ पर क्या होगा, N2 बराबर 1 रख दोगे तो 1 × 10⁷ और ये क्या जाएगा, अर्घ आएगा। इसीलिए क्या आ जाएगा, N2 बराबर आ जाएगा 10 की घात 7 अर्घ। इस तरह से हमें संबंध मिल जाता है 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्घ। तो इस तरह से हम एक पद्धति के जो मात्रा का था, एमकेएस पद्धति का जो मात्रा था, उसको हम किसमें बदल दिए, सीजीएस पद्धति में। तो एक संबंध मिलता है 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्घ। अब हम अगला अनुप्रयोग में आ जाते हैं। तब अगला अनुप्रयोग है भौतिक राशि का मात्रा ज्ञात करना। कहने का अर्थ है अगर विमीय सूत्र ज्ञात हो तब हम उस भौतिक राशि का मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर दिया गया है यदि किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र ज्ञात हो तो उस भौतिक राशि का मात्रा ज्ञात किया जा सकता है। अर्थात हम विमीय सूत्र की सहायता से मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम उदाहरण से लेकर चलते हैं। तो पहला यहाँ पर लेते हैं वेग का विमीय जो सूत्र है वो क्या दिया है, L की घात ऋण 1। ये विमीय सूत्र आपको ज्ञात है। अगर मान लो आपको इसका मात्रक ज्ञात नहीं है तो हम वेग का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, 1 किसके लिए, पड़ोसी मीटर के लिए, तब मीटर लिख दिए। चूंकि इसकी
की घात -1 है, इसीलिए प्रति लगाना पड़ेगा, प्रति, और टी किसका है, सेकेंड का। इस तरह से वेग का जो मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकेंड। इसी तरह से अगला हम आते हैं, जो बल है, बल का भूमि सूत्र क्या होता है, अब तो याद हो गया होगा आप लोगों को, बार बार पढ़ोगे तभी याद होगी। तब क्या होता है इसका, N T की घात -2। इस तरह से इसका भूमि सूत्र है। अब इसका बल का ऐसा ही मात्रक के लिए हम सोचें, तब क्या जाएगा, M है मतलब किलोग्राम, L है मतलब मीटर। इस तरह से किलोग्राम मीटर हो गया, और T की घात -2 है, तो इसको ऋण है इसीलिए प्रति लिखेंगे, तो प्रति सेकेंड का वर्ग, वर्ग क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर घात 2 है। तो इस तरह से जो बल का ऐसा ही मात्रक है वास्तव में किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड का वर्ग हो गया, लेकिन इसको हम न्यूटन नामक जो वैज्ञानिक है उसके याद में इस राशि को, इस मात्रक को क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। तो याद रखना, बल का ऐसा ही पद्धति में जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। इसी तरह से तीसरा एक उदाहरण लेते हैं कार्य का। कार्य का जो सूत्र होता है वो क्या है, L का वर्ग T की घात -2। ये भूमि सूत्र आपको याद है। अब हम कार्य का मात्रक जानना चाहते हैं, ठीक उसी तर्क को यहाँ पर देना है आपको। तब क्या हो जाएगा, कार्य का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम, M का क्या हुआ किलोग्राम, L का क्या हुआ मीटर, चूंकि इसका वर्ग है तो मीटर का वर्ग, क्या हो गया किलोग्राम मीटर का वर्ग, और चूंकि ऋण है तब प्रति सेकेंड का वर्ग। इस तरह से क्या हो गया, किलोग्राम मीटर का वर्ग प्रति सेकेंड का वर्ग। और ये जो मात्रक है किसका है, कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक है, और इसको भी क्या है, एक शब्द में वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, अतः इसी को हम एक शब्द में क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। इस तरह से हमें कार्य का एसआई पद्धति में जो मात्रक मिला वो क्या है, जूल है। तो इस तरह से और बहुत सारे जो मात्रक है और उसको भी आप निकाल सकते हैं, इसको निकाल कर आप प्रैक्टिस करेंगे। अब आगे हम लेते हैं, इस तरह से हमारे पास 4 अनुप्रयोग जो पढ़े हैं विमीय समीकरण के या विमीय सूत्र के, लेकिन हम हमेशा इसका अनुप्रयोग हर जगह नहीं कर सकते, इसका कुछ लिमिटेशन है, सीमाएं हैं। तब इसकी सीमाएं पर फोकस डालते हैं हम, तब है विमीय विश्लेषण की सीमाएं। तो विमीय विश्लेषण की सीमाएं हैं, पहला यहाँ पर है विमाहीन नियतांक। तो विमाहीन नियतांक कहने का अर्थ क्या है, अगर किसी भी भौतिक राशि में जो आता है वो विमाहीन नियतांक आता है, अगर उसकी हम स्थापना करना चाहते हैं, सूत्र का व्यंजक लाना चाहते हैं, तो उस नियतांक का मान ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे आप लोगों को बताया गया है t = k√L/g जो आया था, तो उसमें k का मान ज्ञात नहीं किए थे, केवल √L/g यहाँ तक निकाले थे और k को k लाने दिए थे। इसी को कहा जा रहा है, आप कोई भी समीकरण या सूत्र में विमाहीन नियतांक आता है तब विमीय विश्लेषण से उस नियतांक का मान ज्ञात नहीं कर सकते। दूसरा इसका लिमिटेशन है, सीमा है लंबाई, द्रव्यमान और समय। यदि कोई भौतिक राशि इन तीनों को छोड़कर और अन्य जो मात्रक है उस पर निर्भर करती है, अन्य मूल मात्रक है उस पर निर्भर करती है, तब ऐसे स्थिति में हम उसकी स्थापना नहीं कर सकते, क्योंकि हल करना जटिल हो जाएगा। A, B, C और D का मान निकालना थोड़ी जटिल हो जाएगी, तब इसका हम जो स्थापना है वो नहीं कर सकते। अगला लिमिटेशन की बात करते हैं, तब आता है ये विमायुक्त नियतांक। अगर कोई भी सूत्र है और उसमें जो नियतांक तो है लेकिन वो विमाहीन नियतांक नहीं है, बल्कि क्या है, विमायुक्त नियतांक है। जैसे अगले हम जो पाठ में पढ़ेंगे, गुरुत्वीय सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक G से दर्शाते हैं, और ये केवल अनुपातिक नियतांक नहीं है बल्कि ये विमायुक्त नियतांक है। ऐसे स्थिति में हम दो पिंडों पर लगने वाले बल के लिए सूत्र की स्थापना नहीं कर सकते। अब अगला आ जाता है, क्योंकि हम फिजिक्स में अनेक सूत्र या समीकरण का अध्ययन करते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है, अगर कोई समीकरण या सूत्र त्रिकोणमितीय है या लघुगणकीय है, अर्थात जो सूत्र है वो त्रिकोणमिति से संबंध है या लघुगणक से संबंध है। उदाहरण के लिए है यहाँ पर y = a sin ω t,
ये क्या है, विस्थापन का समीकरण है किसका, सरल आवर्त गति करने वाले कण का। तो ये y इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी तो है, लेकिन इसकी हम स्थापना नहीं कर सकते, इसीलिए कहा गया है त्रिकोणमिति या लघुगणकीय जो सूत्र है या समीकरण है, इसका हम विमीय विश्लेषण या विमीय विधि से स्थापना नहीं कर सकते। इसी तरह से अगला यहाँ पर लिमिटेशन है, यहाँ पर 2 या 2 से अधिक राशियों का योग, अगर कोई भौतिक राशि अन्य भौतिक राशियों के योग या अंतर के रूप में हो, तब भी हम उसकी स्थापना नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए अगर आपको कहा जाएगा कि किसी वस्तु का जो अंतिम वेग है वह प्रारंभिक वेग, त्वरण और समय पर निर्भर करती है, तब इसके लिए सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए विमीय विधि से। तब चूंकि सूत्र v इक्वल टू u प्लस at होता है, तब इसकी हम स्थापना यहाँ पर नहीं कर सकते। हाँ, इसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। तो इस तरह से और बहुत सारे हैं, 2 और है, उसको आप अपने पुस्तक से पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ पर इन जो प्रमुख चीजें हैं इसको ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ पर कुछ जैसे है इसमें इसकी स्थापना नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, सत्यता की जांच कर सकते हैं। तब इस तरह से इस चैप्टर का जो प्रमुख चीजें हैं वो कंप्लीट हो गया है। अगले दिन अब अगला हमारा जो ऑनलाइन क्लास होगी वह अगले अध्याय के लिए होगी। तब तक इसमें से जो प्रश्न दिया गया है उसको आप हल करने का प्रयास करेंगे। चूंकि फिजिक्स समझने का विषय है, आप समझेंगे, उसको हल करेंगे और हल करने का प्रयास करेंगे, तभी आपको कठिन और सरल का पता चलेगा, कहाँ पर आप समझ नहीं पाए हो और कहाँ पर आपको और जानकारी लेना है। तब उसको कांटेक्ट कर लेना मेरे से, और कांटेक्ट करके कोई भी समस्या है उसको हल कर लेना। ठीक है, गुड बाय।